तक आप जानते हैं कि कपड़ा जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम अपने शरीर को गर्मी, सर्दी, कीड़ों और धूल के कणों से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। वह सामग्री जिसे हम कपड़ों के लिए उपयोग करते हैं वस्त्र कहलाती है। यदि आप अपनी पोशाक के लिए वस्त्र खरीदने किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको वहां विभिन्न प्रकार के कपड़े दिखेंगे। कपड़े के प्रत्येक टुकड़े को महसूस करें और स्पर्श करें। क्या आपको आश्चर्य है कि ये विभिन्न कपड़े किससे बने होते हैं? जब आप किसी कपड़े को देखते हैं तो यह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। इसे ध्यान से देखो। अब किसी ढीले धागे या सूत के सिरे को उसके किसी किनारे पर ढूंढने का प्रयास करें और उसे बाहर निकालें। आप देखेंगे कि एक कपड़ा एक साथ व्यवस्थित धागों से बना है। वह धागा जो रेशों से बना होता है सूत कहलाता है। अब सूती कपड़े का एक सूत या फटा हुआ या कटा हुआ टुकड़ा निकाल लें। इसे एक मेज पर रखें और सूत के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाएं। अपने नाखून की सहायता से धागे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश अनुसार खरोंचिए। कई बार धागे का ये सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। अब आप जानते हैं कि कपड़े सूत से बने होते हैं और सूत आगे चलकर तंतु से बनता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तंतु कहां से आते हैं। उनकी उत्पत्ति के आधार पर तंतु को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु। प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक, वनस्पति तंतु। ये तंतु पौधों से प्राप्त होते हैं। कपास और जूट वनस्पति रेशों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये पौधों से प्राप्त होते हैं। पशु तंतु, ये तंतु विभिन्न जानवरों से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। कपास का उपयोग लगभग हर प्रकार के कपड़ों के लिए किया जाता है, कोट और जैकेट से लेकर अंडरगारमेंट तक। रुई कपास के पौधों से प्राप्त की जाती है। इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। आपने तेल के लैंप में रुई की बत्ती का इस्तेमाल होते देखा होगा। यदि आप कुछ रुई को ध्यान से देखें तो आपको रेशों से बनी छोटी छोटी पतली लड़ियां दिखाई देंगी। कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। भारत में कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। कपास के पौधों में नींबू के आकार के फल उगते हैं, जिन्हें कपास गोलक कहा जाता है।
कपास गोलक बीज और कपास के रेशों से भरे होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। यदि आप कपास के खेत को चुनने के लिए तैयार देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये हिम से ढका हुआ खेत जैसा दिखता है। कपास के रेशों को पके हुए कपास बॉलों से हाथ से एकत्र किया जाता है। इस प्रक्रिया को हस्तचयन कहा जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। इस प्रकार कपास के रेशे कपास के बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। पटसन सबसे किफायती प्राकृतिक रेशों में से एक है और उत्पादित मात्रा तथा वनस्पति रेशों के उपयोग की विविधता के मामले में ये कपास के बाद दूसरे स्थान पर है। जूट एक लंबा, मुलायम, चमकदार वनस्पति रेशा है। पटसन तस्तु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। पटसन के पौधे मुख्य रूप से उन स्थानों पर उगाए जाते हैं जहां उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा होती है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ तथा त्रिपुरा में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। एक बार तंतु प्राप्त हो जाने के बाद धागों को एक साथ घुमाकर कर लिया जाता है। तंतु से धागे बनाने की इस प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। न केवल पटसन बल्कि कपास, रेशम और अन्य रेशों को भी धागे में बदलने के लिए कताई की जाती है। बड़े पैमाने पर सूती धागे की कताई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। कताई के बाद का सूत का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। खादी जैसे कपड़े, चरखी और तकली जैसे हाथ से चलने वाले उपकरणों पर सूत काटकर बनाए जाते हैं। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। धागे की कताई, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कटे धागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है।
धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। पहले के क्रियाकलाप में आपने ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बनते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित। आइए अब हम एक विशेष प्रकार की बुनाई निटिंग को समझते हैं। क्या कभी आपने ये ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। वीविंग और निटिंग का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है।